तो चलिए कक्षा द्वादश की इस नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 आक्सीकारक गुण का जो कि हम पढ़ रहे हैं इसको लेकर चलते हैं और ध्यानपूर्वक समझते हैं कि HNO3 आयोडीन को आयोडिक अम्ल में बदल देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। तो कैसे ऑक्सीकृत करता है इस चीज को हमने समझना है, जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। सभी भैया बहन फोकस करेंगे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमारी जनरल रिएक्शन है 2HNO3 इज इक्वल टू, अब तो याद भी हो गई होगी, H2O प्लस 2NO2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब आप कह रहे हैं कि I2 को काय में बदल देता है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HiO3 होता है। चूंकि आयोडीन के 2 हैं तो यहाँ पर आयोडीन के 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इधर हैं और इधर के साइड में नहीं है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के 2 हैं तो सबसे पहले H2O कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के 2 या 6 में से 1 आ गया ऑक्सीजन का, बचे कितने, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हमें 5 ऑक्सीजन यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में 1 ऑक्सीजन है नवजात और समीकरण 2 में 5 ऑक्सीजन नवजात के रूप में है। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 को 5 से गुना करने पर, करिए गुना इसको 5 से, यदि इसको गुना करते हैं तो क्या आता है, 5 दूनी 10 HNO3 इज इक्वल टू 5 H2O प्लस 5 दूनी 10 NO2 प्लस 5 एकम 5 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 3। अब हम कहेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या करना है, समीकरण 2 में ये देखिए 5 नवजात ऑक्सीजन पहुंच की साइड है और समीकरण 3 में 5 नवजात ऑक्सीजन जो है वो नोक की साइड जुड़े हुए हैं, नोक की साइड जुड़े हुए हैं, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक H2O है, यहाँ पर नोक की तरफ 5 H2O है तो एक H2O कैंसिल हो गया। अब और क्या बचता है ऐसा, अब हम और तो कुछ नहीं बचा, अब हम इसको जोड़ कर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10HNO3 प्लस 10HNO3 हो गया, I2 जो पूंछ की साइड वाले हैं पहले हम सबको उनको लिखते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस यहाँ पर 5 में से एक H2O यहाँ पर कैंसिल हो गया था तो यहाँ बचे कितने, 4 H2O। तो इस प्रकार से ये आपकी समीकरण कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे चलना है। आगे क्या है भाई, आगे पढ़ते हैं कि अब उपधातुओं का ऑक्सीकरण आप पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, उपधातुओं का ऑक्सीकरण। उपधातुओं के ऑक्सीकरण में क्या आता है कि गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। काय में, आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी जनरल रिएक्शन है क्या है, 2HNO3 इज इक्वल टू H2O प्लस 2NO2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन। इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही काम की चीज आपकी चल रही है, ठीक है ना। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक देखें। आपने कहा आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में, आर्सेनिक का फॉर्मूला है AS, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू काहे में बदलते हैं, आर्सेनिक अम्ल में, यानी कि H3AsO4, ठीक है, इसमें बदल देता है। अब देखिए हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर 2 आर्सेनिक के लिए रखे हैं तो हमें यहाँ भी आर्सेनिक के 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 या 6 हो गए, तो 6 हो गए तो हमने क्या करना पड़ेगा, प्लस 3H2O करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के हमें बैलेंस करने हैं और हाइड्रोजन के भी बैलेंस करने हैं। तो ये हो गया हमारा 2 या 6 और 3 दूनी 6। ऑक्सीजन के हमारे पास 4 दूनी 8 है, 8 में से हमारे 3 चले गए। अब हमारे पास प्लस में बचते हैं
5 नवजात ऑक्सीजन जोड़ करके हम बैलेंस कर देते हैं अभिकारकों को और उत्पादों को। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब वही सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट इक्वेशन में किया है वही हमने करना है। यहाँ पर 5 नवजात ऑक्सीजन है, समीकरण 1 में 1 नवजात ऑक्सीजन है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब हमने क्या करना है, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो 5 से गुना करिए, यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10 HNO3 इज इक्वल टू 5 H2O प्लस 5 दूनी 10 NO2 प्लस 5 एकम 5 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 3 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 यहाँ नोक की तरफ जुड़े हुए ऑक्सीजन है, 5 नवजात ऑक्सीजन पूंछ की तरफ जुड़े हुए हैं, ये हो गए कैंसिल। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं कि समीकरण 2 एंड 3 से। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, 3 मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल थे, ये पूंछ की तरफ थे, ये नोक की तरफ थे, तो कैंसिल हो जाएंगे। और जो बचता है उसको हम चौका तो लिख देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कौन किसको कर रहा है, 10HNO3, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल कर रहा है ना, किसको, 2AS आर्सेनिक को, काय में बदल रहा है, इज इक्वल टू, काय में बदल रहा है, यहाँ देखो क्या है, 2H3ASO4 प्लस 10NO2 प्लस यहाँ पर 3 कैंसिल हो गए थे, 2H2O, ये बदल देता है, ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपचायकों का ऑक्सीकरण। किसका भाई, अपचायकों का ऑक्सीकरण। अपचायकों का ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, पेज उड़ रहे हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अपचायकों का ऑक्सीकरण करेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदल देता है या ऑक्सीकृत कर देता है, कौन, HNO3 कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखिए, 2HNO3 इज इक्वल टू क्या, H2O प्लस 2NO2 प्लस 1 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम क्या करेंगे, H2S को काय में बदल रहा है, सल्फर में बदल रहा है। अब इधर सल्फर है, इधर सल्फर है, हाइड्रोजन है, इधर कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, H2, और H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हमने वो लगा दिया। और इधर पूंछ की तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 1 नवजात ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। इधर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, 2HNO3 प्लस H2S इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2NO2 प्लस सल्फर प्लस 1 वाटर का मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 2H2O, ये आपकी समीकरण क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है कि ये जो HNO3 होता है वो SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी वही प्रोसीजर अपनाना है। अब तो समझ भी गए होंगे आप लोग काफी कुछ हद तक, अब तो इजी पड़ जाएगा आपको। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, 2HNO3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, SO2 इज इक्वल टू क्या, H2SO4। ये याद रखना होगा कि HNO3 SO2 को H2SO4 में बदल देता है, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है, H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, ये सब चीजें आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्या चीजें इधर हैं, इधर नहीं है। SO2 है, H2SO4 है, आप क्या करेंगे, H2O जोड़िए, H2S ऑक्सीजन के 2 और 1 3 प्लस 1 नवजात ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अब सब बैलेंस हो गया, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 से 1 कैंसिल कर dीजिए। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तो क्या करेंगे हम, 2HNO3 प्लस, देखिए यहाँ नोक की तरफ है, यहाँ पूंछ की तरफ है, ये वाटर का मॉलिक्यूल भी कैंसिल, SO2 इज इक्वल टू यहाँ 2NO2 प्लस ये H2SO4,
ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, वहां पर जाकर के हम पढ़ेंगे कि Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन ऑक्सीकृत कर देता है? हमारा HNO3। तो सबसे पहले वही जनरल इक्वेशन है हमारी, 2HNO3 इज इक्वल टू H2O प्लस 2NO2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। अब हम कहेंगे कि Ki था हमारा, Ki को काहे में बदला? I2 में। I2 में बदलेंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए 2 करना पड़ेगा और प्लस 2 करना पड़ेगा। तो देखिए इधर तो पोटेशियम के 2 हैं, ठीक है कि नहीं? इधर तो पोटेशियम के 2 हैं, लेकिन उस साइड में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर K2NO3 कर देते हैं, क्योंकि हम इसको रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ 2HNO3 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 2HNO3। अब देखिए यहाँ से I2 अलग हो गया, ये हो गया। K के 2 थे, NO3 के भी यहाँ पे 2 थे, तो हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लेना है। यहाँ 2 के कॉमन ले लिया हमने और क्या कर देना है? 2KNO3 बना दिया हमारा, क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास केवल H2 बचा। H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ऑक्सीजन लगाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस में, प्लस करने के बाद एक नवजात ऑक्सीजन और फिर इजिकल टू का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन नवजात के रूप में हमारे पास आया है। समीकरण नंबर हमारी बन गई 2। अब हमने क्या करना है? इसको ध्यान से समझ लेना है। यहाँ 2HNO3 और प्लस एक नवजात ऑक्सीजन, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जोड़े और आयोडीन और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर में इसको तोड़ दिया। अब ये नवजात ऑक्सीजन इस नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल करता है, ठीक है। अब जो बचता है वो देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? 2HNO3 प्लस 2Ki प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू यहाँ क्या है? H2O को तो सबसे लास्ट में ही लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2NO2 प्लस I2 प्लस I2 भी हो गया, 2KNO3 प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये 2H2O। ये आपके क्लियर हो जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ये रिएक्शन भी आपकी। अब आगे चलते हैं हम। फेरस सल्फेट का अम्लीय विलयन फेरिस सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन 2HNO3 इज इक्वल टू, हिचकी आ रही है हमें लगता है, आप सभी विद्यार्थी हमें याद कर रहे हैं। 2HNO3 इज इक्वल टू काय में तोड़ते हैं? H2O, 2NO2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 5, बचा हमारा 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या कहेंगे? फेरस सल्फेट FeSO4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे? फेरिक सल्फेट, यानी कि फेरिक सल्फेट क्या होता है? FeSO4 का होल थराइज, ये होता है फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। इसमें बदल देता है। अब कैसे बदलेगा, बात कहने की है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई? ये FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं प्लस एक H2SO4 ले लेना है। अब देखिए Fe2 FeSO4 हो गया। अब यहाँ हमने क्या करा है? यहाँ पर हमने किया है FeSO4 का फुल थराइज, Fe2SO4 का फुल थराइज करेंगे, क्योंकि Fe के 2 हैं, SO4 के 2 ये हैं, एक ये है, 3 हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर H2 बचा, हम उसको H2 के रूप में ले लेते हैं, क्लियर। अब H2 आपको पता है ऑक्सीजन के बिना नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के बिना नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लगा दिया और प्लस इधर बैलेंस करने के लिए हमने एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2।
अब पीडीएफ में जो आप लोगों के पास भेजा है, तो इस रिएक्शन को जरा यहाँ वीडियो से मैच करके देखना, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा। इस नवजात ऑक्सीजन से ये कट गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, 2HNO3 प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, Fe2SO4 का होल थ्राइस ये आ गया, प्लस 2NO2 ये आ गया, एक वाटर ये प्लस 2H2O ये आ गया। क्लियर हो गया आपका ये रिएक्शन भी आपकी इस प्रकार से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करना है, धातुओं का ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे। क्या, धातुओं का ऑक्सीकरण। अब धातुओं के ऑक्सीकरण में हम क्या पढ़ेंगे कि Mg व Mn तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके H2O विस्थापित करते हैं। क्या जी, H2 विस्थापित करते हैं, H2O नहीं, H2 को विस्थापित करते हैं। H2 को कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखते हैं Mg प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू क्या होगा, MgNO3 के कितने हैं, 2, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसी प्रकार Mn प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये आपके अलग हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इस कड़ी में आगे चलते हैं, तो वहां पर जाकर के हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों से क्रिया। अब कार्बनिक यौगिकों से क्रिया कैसे करेंगे, ए पॉइंट में है इसका, ए पॉइंट में कहेंगे कि नाइट्रिक अम्ल कुछ कार्बनिक यौगिकों के साथ यदि गर्म कर दिया जाए तो CO2 व जल में ऑक्सीकृत कर देगा उसको। जैसे हमारा होता है एथिल अल्कोहल, ये C2H5OH और प्लस इसको हम गर्म करते हैं HNO3 के द्वारा। अब क्या होगा, देखिए गर्म तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेंगे, तो हमने नवजात ऑक्सीजन ले लेने हैं। यहाँ हमारे पास कार्बन के कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 2CO2 बेफिक्र होकर के लगा दीजिए। हाइड्रोजन के 5 और 1 6 हैं, तो हम 3H2O लगा दीजिए, वाटर बन गया। अब देखिए हमारे पास कितने हैं भाई, 2 दूनी 4 और 3 ही ऑक्सीजन के ही हैं, 7 हो गए। 7 में से आपके पास एक नवजात ऑक्सीजन तो ये है, ठीक है, एक तो ये है, तो बचे कितने 6, तो हम यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए 6 नवजात ऑक्सीजन लिख देते हैं। क्लियर हो गई, इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन मिश्रण के साथ गर्म करने पर NO2 समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये बेंजीन है आपकी, क्या है बेंजीन। प्रत्येक पोजीशन पे आप जानते हैं इस पर और इस पर क्या जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। प्लस HNO3 भाई वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है कि नहीं। अब ये आप क्या करते हैं, नाइट्रेशन मिश्रण मतलब कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में यदि ये रिएक्शन कराते हो तो एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बच जाती है बताइए भाई, NO2 बचा हुआ है। वो NO2 यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद वहां पे प्रतिस्थापित कर देगा उसको, और अपने आप सेट हो जाएगा। तो हम इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं, और ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। अब चूंकि नाइट्रिक अम्ल जो टॉपिक है आपका वो खत्म होने जा रहा है, अब हम नाइट्रिक अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग में क्या पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्ल राज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना,
आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, घनकटन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये विस्फोटक होते हैं, क्या? आदि विस्फोटक। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रीकरण करने में भी अभिक्रियाओं के अंदर इसको यूज करते हैं। रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे तथा औषधियां बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। उर्वरकों जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 24 पर हम PDF के पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्लराज किसे कहते हैं। धन्यवाद।